क्या आप जानते हैं कि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का वैज्ञानिक कारण क्या है? हार्ड स्टूल यानी कि मल के सख्त होने का पानी से क्या संबंध है? क्या ज़्यादा पानी पीने से इसे ठीक किया जा सकता है? वो क्या है जो आपके बाउल मूवमेंट्स को ख़त्म कर रहा है और आपके मल को पेट को साफ नहीं होने देता है? आइए हम आपको बताते हैं वो फैक्ट्स जिन्हें जानने के लिए आपने खूब इंटरनेट छाना किंतु सही इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाए। नमस्कार, मैं वैद्य सचिन जायसवाल अपने चैनल आप्त वैद्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पिछले 11 वर्षों से आयुर्वेद के अमृत को जन जन तक पहुंचाने और रोगों को दूर कर समाज को स्वस्थ बनाने के पुनीत कार्य में लगा हुआ हूं। सारे रोगों की शुरुआत पेट से ही होती है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, रोगा सर्वेपि मंदे अग्नो, अर्थात सारे रोग अग्नि के मंद होने से ही होते हैं। इसीलिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने आहार नाल से संबंधित रोग मेरा हमेशा से पसंदीदा विषय रहा है। मेरे पास आने वाले रोगियों में ज़्यादातर पेट के रोगी ही होते हैं और उनमें मुख्य ज्वलन समस्या कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज ही होती है। आखिर यह कब्ज क्यों होता है? इसे जानने के लिए हमें पहले मल निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा। पिछली वार्ताओं में हमने क्षुधा यानी भूख के महत्व, भोजन के बारे में, पानी के बारे में, पाचन के बारे में बात की। अब हम मल निर्माण के और उसके उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पिछली वार्ता में बता चुके हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ही घुमावदार पार्ट में उस भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसे हम वेस्ट कहते हैं। इसी वेस्ट को आगे लार्ज इंटेस्टाइन में मल निर्माण की प्रोसेस के लिए आगे धकेल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन नामक पार्ट में ही मल निर्माण की प्रक्रिया यानी कि फर्मेंटेशन होती है। आपने बेकरी प्रोडक्ट्स के बनते समय खमीर का उठना देखा या सुना होगा। वह प्रक्रिया फर्मेंटेशन ही है जिसके द्वारा बेकरी प्रोडक्ट्स सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। इसी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को हम सामान्य भाषा में खमीर का उठना कहते हैं। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया फर्मेंटेशन की हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में भी होती है और इसी के द्वारा मल का निर्माण होता है। दरअसल हमारी बड़ी आंत में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो ऊपर से आने वाले वेस्ट मटेरियल पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं। फर्मेंटेशन की इस प्रोसेस में वेस्ट मटेरियल में होने वाले अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है और उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है। यह एनर्जी हमारे गट के बैक्टीरिया और हमारे टिश्यू में होने वाली सेल्स दोनों के द्वारा यूज कर ली जाती है। यही इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी होता है। इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में मल का निर्माण तो होता ही है, साथ ही कई तरह की गैसेस, कॉम्प्लेक्स मटेरियल और एसिड्स भी बनते हैं जिन्हें मल के साथ ही शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब एक बात पर गौर कीजिए, ऊपर से आए हुए वेस्ट मटेरियल में अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स जितने कम होंगे उतना ही यह फर्मेंटेशन आसानी से और जल्दी पूरा होगा और बनने वाला मल भी स्पंजी और सॉफ्ट होगा, जिसे कि आयुर्वेद में पक्व मल कहा गया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बेकरी प्रोडक्ट्स बनते समय देखा होगा कि अच्छी तरह से प्रोसेस होने पर प्रोडक्ट एकदम सॉफ्ट एवं स्पंजी बनते हैं। इसके विपरीत जब प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाती है तो प्रोडक्ट हार्ड हो जाते हैं। इसी तरह फर्मेंटेशन की प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं होने पर हमारा मल भी चिपचिपा और हार्ड हो जाता है, जिसे कि आयुर्वेद में आम मल कहा गया है। जब मल सॉफ्ट और स्पंजी बनता है अर्थात वह पक्व होता है तो यह आसानी से स्लिप होते होते हुए हमारी रेक्टम में पहुंच जाता है और वहां से भी बड़ी आसानी से बाहर स्लिप हो जाता है। किंतु जब मल चिपचिपा बनता है, हार्ड बनता है, तो हमारी आंतें इसे आसानी से आगे धकेल नहीं पाती हैं, बल्कि यह धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से आगे की ओर खिसकता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारा मल आंतों में चिपका ही रह जाता है। चूंकि यह आंतों में धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो यह काफ़ी समय तक आंतों में पड़ा रहता है, जिससे उसमें से काफ़ी मात्रा में पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है और यह रेक्टम में पहुंचते पहुंचते काफ़ी हार्ड हो जाता है। हार्ड और ड्राई स्टूल एक तो आसानी से बाहर नहीं निकलता है, इसे बाहर निकालने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ती है। दूसरा, यह गैसेस को भी नीचे पास नहीं होने देता है, जिससे गैसेस ऊपर की तरफ रिवर्स होकर ब्लॉटिंग यानी कि अफारा पैदा करती हैं। इसलिए हमारे मल का पक्व होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ कुछ बातें गौर करने लायक है। जैसा कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है वह है हमारा अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जितना ये अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हमारे वेस्ट मटेरियल में कम होगा उतनी ही फर्मेंटेशन की प्रोसेस अच्छी होगी, जल्दी पूरी हो जाएगी, और जितना ये ज़्यादा रहेगा उतनी ही फर्मेंटेशन की प्रोसेस में समय लगेगा। फर्मेंटेशन की प्रोसेस अच्छी होगी तो स्टूल सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। इसके लिए ऊपर स्टमक में और आंतों में भोजन का पाचन अच्छा होना चाहिए। भोजन को पाचन के लिए पर्याप्त समय भी मिलना चाहिए, तभी तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होंगे और अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा वेस्ट मटेरियल में कम रहेगी। इसके विपरीत यदि स्टमक में और आंतों में मल का पाचन ठीक तरीके से नहीं हुआ है या पाचन के लिए सही समय नहीं मिला है तो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा वेस्ट मटेरियल में ज़्यादा होती है और हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस ठीक से पूरी नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मल चिपचिपा और हार्ड हो जाता है और यहीं से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शुरुआत होती है। दूसरी बात यह है कि कब्ज होने पर अधिकतर लोग ज़्यादा मात्रा में पानी पीना शुरू कर देते हैं, जबकि पानी का हमारे कब्ज से सीधा कोई संबंध नहीं है,
बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे पाचन से है। यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है तो हमारी अग्नि मंद होती है, भोजन का पाचन अवरुद्ध होता है और इसी तरह से मल का पाचन भी अवरुद्ध होता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि सीमित मात्रा में जितना आवश्यक है उतना ही पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से आप कभी भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ नहीं कर पाएंगे। तीसरा, यदि कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो भोजन के पाचन को सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि यहीं से तो कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत होती है। इसके लिए खाने में सही चीज़ों का उपयोग करें, पेट खराब करने वाली चीज़ों से बचें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, खाने पीने का समय एवं तरीकों में उचित परिवर्तन करें, जिससे कि आपका पाचन व्यवस्थित तरीके से हो पाए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो कुछ औषधि भी आप ले सकते हैं। अपने निकटतम आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें और आपकी शरीर की प्रकृति के अनुसार जो औषधि आपके लिए सूटेबल हो उसका चयन करें और सही समय पर सही मात्रा में औषधि ग्रहण करें जो आपके पाचन को सुधारे। क्योंकि यदि कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है तो इसके कई दुष्परिणाम शरीर को झेलना पड़ते हैं। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि कितनी जटिल प्रक्रिया है मल के निर्माण की। इसीलिए आयुर्वेद में पक्व मल, आम मल की परीक्षा के बारे में भी बताया गया है, जिससे आप स्वयं ही परीक्षा करके जान सकें कि वाकई में आपका मल ठीक से बन रहा है या नहीं। मल परीक्षा के संदर्भ में आयुर्वेद में आया है कि पक्व मल पानी के ऊपर तैरता है और जो आम मल होता है वह पानी में डूब जाता है। तो यह परीक्षा आप स्वयं कर देख सकते हैं कि आपका मल ठीक से पका है या नहीं। अब हम देखेंगे कि मल निर्माण की इस प्रक्रिया को कई सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे डाइट यानी आप भोजन में क्या ग्रहण करते हैं, ईटिंग हैबिट्स यानी आप कैसे और कितनी बार खाते हैं, आपका डेली रूटीन यानी आपके सोने का, उठने का, खाने का समय क्या है, इसके अलावा आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, दिन में सोते हैं इत्यादि। ये सारी बातें आपके मल निर्माण की प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। साथ ही एंटीबायोटिक्स का अधिक उपयोग भी इसे अफेक्ट करता है। क्योंकि ये हमारे इसेंशियल गट बैक्टीरिया को हानि पहुंचाता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे आंतों के पीएच को ख़राब करते हैं वे भी इसे अफेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मल ठीक से बन नहीं रहा है या ठीक से निकल नहीं रहा है तो आपको इन सभी कारणों पर ध्यान देना चाहिए और उनमें उचित सुधार करना चाहिए। मल निर्माण के ही साथ उसे शरीर से बाहर करने के बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है। जैसा आप सब हम जानते हैं कि मल में हमारे शरीर का वेस्ट यानी कि कचरा ही होता है। ज़रा सोचिए, आप जिस कमरे में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, यदि उसमें से कचरा बाहर नहीं होगा तो धीरे धीरे एक स्थिति आएगी कि आपका पूरा घर, पूरा कमरा कचरे से ही भर जाएगा और आपके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। यही बात हमारे शरीर रूपी घर पर भी लागू होती है। तो क्यों हम अपने शरीर का कचरा बाहर निकालने के प्रति संवेदनशील नहीं है? मेरा इशारा दो बातों की तरफ है। एक तो यह कि कुछ लोग प्रेशर आने पर भी फ्रेश होने नहीं जाते हैं, बल्कि उसे टाल देते हैं। यह बहुत खतरनाक आदत है। हालांकि यह मजबूरी में ही किया जाता है, किंतु फिर भी यह बहुत हानिकारक है। ज़्यादातर ऐसी आदतें बच्चों में ही देखी जाती है। ऐसे सभी लोगों को समझना होगा कि कब यह मजबूरी आपकी आदत बन जाएगी और आदत कब खतरनाक बीमारी का रूप ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस आदत को तुरंत बदलें। आयुर्वेद में मल को रोकने से होने वाली बीमारियों के बारे में भी विस्तृत वर्णन है और उसकी एक लंबी लिस्ट है। इसमें मल को रोकने से होने वाले सभी रोगों के बारे में वर्णन आया है। दूसरी बात यह कि यदि आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको इस तरफ गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। कई लोग इस मामले में गंभीर हैं भी और काफ़ी प्रयास भी करते हैं, किंतु फिर भी कुछ लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं। उन्हें अब जागृत होने की ज़रूरत है। कब्ज के कारण आंतों में चिपका मल टॉक्सिन्स को वापस आपके ब्लड में धकेल देता है और वहाँ से वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं और तरह तरह के रोग करते हैं, जैसे चेहरे पर पिंपल्स, स्किन डिसीज, पेशाब का रुकना, हर्निया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पेप्टिक अल्सर जैसी ढेरों बीमारियां हैं जिनमें मल का शरीर में रुकना ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कारण बनता है। इसके साथ ही कई मानसिक रोग भी हैं जो कॉन्स्टिपेशन के कारण शरीर में घर कर जाते हैं। इसीलिए मल का सही रूप में सही समय पर शरीर से बाहर उत्सर्जन ये भी आवश्यक है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में घूमने वाली जीवनी शक्ति जो 24 घंटों में हमारे शरीर में 12 अलग अलग स्थानों पर 2-2 घंटे के लिए रहती है, वह सुबह 5 से 7 बजे के बीच हमारी बड़ी आंत में रहती है। इसलिए यदि इस समय या इससे पहले मल त्याग कर दिया जाता है तो पेट अच्छे से साफ होता है और हमारी बड़ी आंत का पोषण अच्छे से हो पाता है। किंतु यदि इसके बाद मल त्याग किया जाता है तो मल के रहने के कारण हमारी बड़ी आंत का पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सूर्योदय से पूर्व उठकर ही सही समय पर मल त्याग कर लिया जाए। इस तरह हमारे शरीर में मल निर्माण की और उसे बाहर करने की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। आज की वार्ता से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिनका उत्तर हम रील्स या शॉर्ट्स के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे और जिस समस्या का अधिक लोग जिक्र करेंगे हम उस पर अलग से वार्ता करने की भी कोशिश करेंगे। आप भी आप्तवैद्य से जुड़ें, वास्तविक आयुर्वेद को पहचानें, उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करें। नमस्कार।